छोटे भाई सिद्दीक जान ने एक मैसेज किया है और मेरी ख्वाहिश है कि ये मैसेज मैं आप सबके साथ साझा करूं। मैसेज क्या है? मैसेज है माहे रबीउल अव्वल। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आइए इस रबीउल अव्वल को सिर्फ मुबारकबाद का महीना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बदलने का महीना बनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आइए इस रबीउल अव्वल अज़म करें कि हम अपनी पांचों नमाजों की पाबंदी करेंगे, वक्त पर नमाज अदा करेंगे और अपनी नमाज के जरिए अपने महबूब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आइए इस महीने इतना दुरूद शरीफ पढ़ने का अज़म करें जितना हमारी जिंदगी के किसी पिछले रबीउल अव्वल में नहीं पड़ा। फिर इसी मोहब्बत और ताल्लुक को रबीउल अव्वल के बाद भी जारी रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत रसूल रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की पाबंदी और कसरत दुरूद की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस मामूली सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। रबीउल अव्वल हमें सिर्फ खुशी मनाने का नहीं बल्कि अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक मजबूत करने का पैगाम देता है। आइए इस बाबरकत महीने में अपने लिए दो खूबसूरत अहद कर ले। पहला अहद, नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया। हम अपनी नमाजों की पाबंदी करके इंशाअल्लाह अपने आका रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महबूब इबादत को अपनी जिंदगी का मरकज बना सकते हैं। दूसरा अहद, इस रबीउल अव्वल में इतना दुरूद शरीफ पढ़ें कि हमें खुद महसूस हो कि हमने अपनी जिंदगी के किसी भी पिछले रबीउल अव्वल में इतना दुरूद नहीं पढ़ा। और फिर रबीउल अव्वल गुजर जाने के बाद भी दुरूद शरीफ का ये मामूल न छूटे। तीसरा अहद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे, समझेंगे, अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह। या अल्लाह हमें नमाज का पाबंद, दुरूद और सलाम का आशिक और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बना दे। हमारे दिलों में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ा दे और इस मोहब्बत को हमारी जिंदगी संवारने का जरिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अक्सर इजहार करता हूं कि मैं आप लोगों की मोहब्बतों का जो है वो मशकूर हूं। मैं शुक्रगुजार हूं। आप लोग मुझे देखते हैं और आप लोग मुझे सुनते हैं और आप लोग चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। कई मेरे ऐसे मोहतरम हैं जो गुमनाम हैं लेकिन सपोर्ट करते हैं, मैं उनका मशकूर हूं। आज हम 4 खबरें जो है वो डिस्कस करेंगे, मेन खबरें और कुछ वैसे जो हमारा बुलेटिन होता है खबरनामा। लेकिन उससे पहले एक मोहतरम बुजुर्ग का कल मैसेज आया कि इमरान खान की तस्वीर वाज़े तौर पे नजर नहीं आती, तो आज मैंने कोशिश की है मेरे पस मंजर में आपको शायद खान साहब की तस्वीर नजर आ रही हो। असल में मेरा कोई इतना लेविश किस्म का स्टूडियो नहीं है, आम सा है और लाइट भी वो एनर्जी सेवर जल रहा होता है, कोई लाइटिंग का भी प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है, तो इसी पे जो है वो गुजारा करें, आपकी बहुत मेहरबानी।
फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जो है वो बाबाए कौम डिक्लेयर कर दिया गया है। एक दिन मैंने आपसे सवाल किया था कि पहले वो आर्मी चीफ बने, उनको 4 तारे लगे, फिर वो फील्ड मार्शल बने, उनको 5 तारे लगे। अब व्हाट नेक्स्ट? तो अब उन्होंने सोचा कि इनको बाबाए कौम ही डिक्लेयर कर दें और मुकर्रर कर दें। वो हो गए हैं। किस तरह, ये आपको बताऊंगा। फिर आज कुछ पेशगोइयां आपने कच्ची पेंसिल से अहम पेशगोइयां जो है वो हाईलाइट कर लेनी है, या इस वीलॉग को आपने संभाल लेना है या डाउनलोड कर लेना है कि उनमें से कितनी पेशगोइयां जो है वो सच साबित होती हैं इमरान खान के बारे में। फिर साले काले केले का दरख्त और रफ़े हाजत, ये इस्लामाबाद में एक तकरीब होती है और उसमें एक बड़ी चालाक मकार लूमड़ी खातून वो मौजूद होती है और बकौल शहबाज गिल के 3 वज़ीर आला को पहले दावत दी जाती है, फिर 3 वज़ीर आला को मना किया जाता है कि आपने नहीं आना, क्योंकि इसकी जो हैसियत है वो नुमाया हो। ये आपको एक वाक़या सुनाऊंगा मोहतरम कुदरतुल्लाह शहाब साहब का, और फिर आखिर में खास हराम दे की तलाश है जो हराम का हो। ये क्या वाक़या है ये भी आपकी नजर करना है। लेकिन सबसे पहले हम आपके सामने बुलेटिन पेश करेंगे। बुलेटिन ये है कि पंजाब 10, सिंध 7, केपी के 7 और बलोचिस्तान 8, ये आप टोटल कर लें कि ये कितने सूबे बनते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के एक जो है वो टाउट ने बता दिया है, नया नक्शा जारी हो गया है। ये पाकिस्तान के नए सूबे बनने जा रहे हैं। शायद मैंने पहले भी एक वीलॉग किया था कि फी कोर कमांडर फी सूबा या फी सेक्टर कमांडर फी सूबा, और फिर आप जानते हैं जुनैद सफदर आ रहा है, हमजा कुकड़ी फारिग है, सुलेमान शहबाज है, फिर आगे इनकी और औलादें आएंगी। औलादें तो ये कम पैदा करते हैं क्योंकि इनका फिगर खराब होता है, लिहाजा ये औलादें कम, लेकिन बहरहाल जितनी हैं उनको एडजस्ट करना है। ये तादाद आ रही है नए सूबों की और नक्शा भी जो है वो आया है। इसार राना रात को मौजूद होते हैं टीवी पे, और वो एक कातिल है, नॉमिनेट कातिल है, मैं नहीं कह रहा, वो नासिर भट्ट, उसकी मौजूदगी में कहते हैं कि जब मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत 150 थी और अब मुल्क तरक्की कर रहा है, डिफॉल्ट नहीं कर रहा, तो अब पेट्रोल की कीमत जो है वो 316 है। जब इमरान खान के मुल्क में दौर में मुल्क लुट रहा था तो डॉलर 200 से नीचे था, और अब जब उड़ान भर चुका है तो 250 से ज्यादा है। ये इसार राना का कहना है। उसके बाद ये जो तकरीब हुई है इस्लामाबाद में, सैकड़ों बल्कि हजारों दरख्त काटे गए कंक्रीट की ये बिल्डिंग खड़ी करने के लिए। हालांकि दरख्तों को भी खूबसूरत शक्ल दे के यादगार बनाई जा सकती थी। आप कभी गोरडा स्टेशन पे जाए ना तो आप वहां देखें कि सैकड़ों साल से दरख्त मौजूद हैं और कितने खूबसूरत दरख्त हैं। बहरहाल इन्होंने दरख्त उजाड़े, इनका काम ही उजाड़ना है। ये पक्की फसल में छोड़े गए वो सूअर हैं जो सारी की सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। वहां पे असल में मजबूरी है कि लंदन प्लान में यह था कि नवाज शरीफ हर चीज में ऑन बोर्ड होगा, तो नवाज शरीफ तो अब मुंह दिखाने के काबिल रहा नहीं, वो डॉक्टर जस्टिन राशिद से हारा हुआ है। खैर ये भी हारी है, ये भी काउंसलर नहीं बन सकती। बहरहाल ये लंदन प्लान पे अमल हो रहा है और इसको साथ साथ जो है वो रखा जाता है। ये एक सियासी कमेंटेटर ने जो है वो तबसरा किया है कि असल वजह यह है कि ये जो मकार लूमड़ी है ये साथ साथ होती है। वाकया यह है कि एक बूढ़ी औरत हाँपते कांपते बड़ी मुश्किल से थाने आ गई। थानेदार ने इस कदर ज़ईफ खातून को आते देखा तो उठ खड़ा हुआ, पूछा माँ जी किस सिलसिले में आई हैं? खातून ने सांस दुरुस्त किया और कहा मुझे एक अदद हरामदे की तलाश थी। तो किसी सियाने ने कहा थाने चले जाओ, पंजाब पुलिस वालों के पास चले जाओ, वहां काफी सारे बल्कि 90% तुम्हें हरामदे मिलेंगे। थानेदार जहां दीदा था समझ गया, फौरन बोला बिस्मिल्लाह माँ जी, अब बिल्कुल दुरुस्त जगह पर आई हैं।
यहाँ हरामदे वाफिर मिकदार में मिलते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपको सादे हरामदे की तलाश है या खास हरामदे की तलाश है? तो खातून ने कहा, पुत्र मुझे खास हरामदे की तलाश है, अगर वो मिल जाए तो क्या बात है। थानेदार ने खातून को जवाब दिया, फिर मां जी ऐसा करें, इस्लामाबाद में एक सरकारी तकरीब हो रही है 14 अगस्त की, वहां पे इसहाकदार है, वहां पे ख्वाजा आसिफ है, वहां पे यूसुफ रजा गिलानी है, वहां पे आसिफ अली जरदारी है, वहां पे शहबाज शरीफ है, जो खालिस और नंबर 1 हरामदे हैं वो आपको वहां मिलेंगे। खातून ने शुक्रिया अदा किया, मां जी ने शुक्रिया अदा किया और उस तकरीब की तरफ रवाना हो गई। हम चलते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि इमरान खान वो पहला बंदा होगा, पहला बंदा, ये आप देख लें, बाकी तो सारा कुछ अल्लाह को पता है, लेकिन इमरान खान पहला बंदा होगा जिससे फौज माफी मांगेगी और ये आपके सामने माफी मांगेगी। लेकिन ये जो टॉपिक है इसको हमने वीलॉग का हिस्सा बनाया है। मैंने कहा कि आपने इसको संभाल के रखना है, आपने इसको नोट करना है। कश्मीर में 14 अगस्त पे जो है वो जो तकरीरें होती हैं और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप हमने होश संभाला तो हम ये नारा सुनते हैं। हमने सैयद अली गिलानी को देखा कि जिन्होंने दुनिया छोड़ दी, जिनके घर रोज छापे पड़ते थे और जो पाकिस्तान की मोहब्बत में सरता पा गरक थे, वो भी यही नारा लगाते थे। लेकिन अब वहां पे मुखातिब किया गया है बेशर्म हुक्मरानों, यहां से बात शुरू की गई है, और बेशर्म जर्नैलों, ये ट्विटर पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, यहां से इस बात का आगाज किया गया है। तो आप खुद अब समझ लें कि मामलात जो है वो कहां पे पहुंच गए हैं और कहां तक ये मामलात जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी एक वजीर आला जो है वो मौजूद थी वहां पे इस्लामाबाद में, तो इसकी मैं आपको जरा वजाहत कर दूं कि ये रवैया आज का नहीं है। परले रोज एक यादगार का इफ्तिताह हुआ, तस्वीरों पर नजर पड़ी तो पंजाब की वजीर आला तो मौजूद थी, मगर वफाक की बाकी इकाइयों के नुमाइंदे कहीं दिखाई न दिए। दिल ने कहा मंजर नया है मगर कहानी पुरानी है। कुदरतुल्लाह शहाब ने शहाबनामा में 1954 का एक वाकया लिखा है। उनके बकौल अमेरिका से या किसी बाहर के मुल्क से सैनिटरी का सामान आया, तकसीम होने लगी तो उन्होंने बहसीयत सेक्रेटरी सनद मशवरा दिया कि कुछ सामान मशरकी पाकिस्तान भी भेज दिया जाए। सैनिटरी का सामान था, वॉशरूम्स वगैरह। मुतलका वजीर ने जिस तहकीर से जवाब दिया उसका मफहूम ये था कि मशरकी पाकिस्तान के लोग ये साले, ये काले, तो केले की ओट में रफ़ा हाजत करते हैं और केले के पत्ते से सफाई कर लेते हैं। उन्हें इस सामान की क्या जरूरत? तारीख कभी कभी बड़े सानहात की बुनियाद तोपों, टैंकों या साजिशों में नहीं ढूंढती, वो ऐसे छोटे जुमलों में भी महफूज कर देती है जिनमें किसी कौम, सूबे या खित्ते को कमतर समझने की बू आती है। फिर हमने देखा कि 1971 में मुल्क दो टुकड़े हो गया। हमने किताबें लिखी, तारीख पढ़ी, तकरीरें की, यादगारें बनाई और हर साल खुद को यकीन दिलाया कि हमने मादी से बहुत कुछ सीखा है। बस एक छोटी सी मुश्किल है, हमने शायद सबक याद किया है, सबक सीखा नहीं है। आज भी अगर वफाक की किसी तकरीब में वफाक की तमाम इकाइयां बराबर की शरीक नजर ना आए तो सवाल उठता है कि हम यादगारें बना रहे हैं या यादें भुला रहे हैं। तारीख का अलमिया ये नहीं कि वो खुद को दोहराती है, अलमिया ये है कि हम हर बार उसे दोहराने का नया बहाना
ढूंढ देते हैं कि वो अपने आप को दोहराए। यानी ये बिल्कुल लिखा हुआ है, आप शहाबनामा ले लें वहां पे कि जी वो तो केले की ओट के पीछे। और आजकल का अगर स्टेटस देखें तो उनकी आज़ादी हमसे ज़्यादा है, तो वहाँ जो इंसानी हकूक हैं वो हमसे ज़्यादा हैं। उन्होंने एक डिक्टेटर के खिलाफ जिद्दोजहद की, उसको वहां से भगाया। उनकी मैशत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। उनके ज़र मुबादला के ज़खायर हमसे ज़्यादा हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स हमसे ज़्यादा है, उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा ताकतवर है। जो केले की ओट में रफ़ा हाजत करते थे और फिर केले से सफाई करते थे। हम चलते हैं जो है वो अपनी अगली खबर की जानिब। अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है कि भुट्टो ने अयूब खान को डैडी कहा। मैंने इतवार स्पेशल में आपको बताया था। अयूब खान कहते थे बाद में कि ये वो शैतान है जो आपकी पीठ पे सवार हो जाए और आपकी गर्दन के गिर्द बाजू लपेट ले। भुट्टो के बारे में अयूब खान ने कहा था कि अगर आप लोगों ने शैतान देखना है तो आप लोग जो है वो भुट्टो को देख लें। उसने डैडी कहा। उसके बाद स्टोरी आती है नवाज शरीफ और जिया की। जिया की कब्र पे खड़े होकर नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं जिया का जो है वो जो जिया का मैं अपना जो है मंशूर या जिया का मिशन वो आगे बढ़ाऊंगा। अब ये नहीं पता कि जिया का मिशन क्या था। फिर तारीख ने देखा कि वो डिक्टेटर करार पाया। नून लीग भी अब उसका नाम नहीं लेती। नवाज शरीफ का वो रूहानी बाप था। आजकल उसका एक बेटा सियासत में है जो कि लुगड़ है, फॉर्म 47 का है और बुरी तरह हारा शौकत बसरा से, लेकिन उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ का वो हमायती बना हुआ है या इत्तेहादी बना हुआ है एजाज उल हक। मेरा इशारा एजाज उल हक की तरफ से है। तो भुट्टो ने डैडी, नवाज शरीफ ने रूहानी बाप और इमरान खान ने जो है वो ज़हनी मरीज करार दिया। ये आपने डॉट कनेक्टिंग कर लेनी है कि किसने किसको बाप कहा। कल परसों मतीउल्लाह जान ने मुतनादा बात की कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा था। बिल्कुल नहीं कहा था। इमरान खान ने ये कहा था जो मैंने आपके सामने रख दिया। एक और लतीफा जो हमारी अदालतों के या हमारे जजों के मुतल्लिक है कि इनको तनख्वाहों से गर्ज है, इनको पैसों से गर्ज है। लतीफुल्लाह सुदुज़ई ये पीटीआई का एक ऐसा जो है ना वो कारकुन है जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ। इस पे मुकदमा पुलिस दर्ज करती है कि इसने हमें जो है वो डंडे मारे, इसने हम पर पथराव किया। ये मुकदमा होता है, उसको अदालत में पेश किया जाता है। और जज क्या करता है पता है आपको? जज जो है वो एक दिन का रिमांड दे देता है उस बंदे का जिसके दोनों हाथ नहीं है, जो दोनों हाथों से माजूर है। उसने पुलिस को डंडे भी मारे और उसने पुलिस पे पथराव भी किया। तो जज जो है वो बिल्कुल वाज़ेह दिखाता है। जज उसका एक दिन का जो है वो रिमांड दे देता है, क्योंकि आपको पता है कि फैसले कहां से आते हैं और फैसले इनसे कौन करवाता है। इन्होंने सिर्फ अपनी तनख्वाहें लेनी है और इन्होंने अपने जो है वो जो जुडिशियल अलाउंसेस हैं वो लेने हैं। तो जो है वो उसने एक दिन का रिमांड दे दिया। अब बहुत ज्यादा सामिया खान हो गई, कर्नल सामिया खान बड़ी चौड़ी सी खातून है, अच्छी चीज है जो है ना मेदे के लिए। तो वो पेशगोइयां कर रही है और भी बहुत लोग पेशगोइयां कर रहे हैं। इसको आपने गौर से सुनना है, ये वाला पार्ट आपने गौर से सुनना है और इसको अपने पास महफूज कर लेना है। या वी लॉ को बहुत सारे लोग पेशगोइयां कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ पेशगोइयां कर देता हूं। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को धोखा दे रही है। अनकरीब दोनों को धोखा दिया जाएगा, लेकिन तब तक दोनों के पास अफसोस का वक्त भी नहीं बचेगा। पहली पेशगोई। नंबर 2, दोनों सियासी जमातों को सियासत से मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा या पाबंदी लग जाएगी या सियासत छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। उनसे हलफनामे लिए जाएंगे कि आइंदा सियासत की तरफ देखेंगे भी नहीं। नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट
मुल्क न सिर्फ डिफॉल्ट करवाएगी बल्कि पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत भी डिक्लेयर करवाएगी। इसके बाद पाकिस्तान की दोबारा तामीर होगी, बिल्कुल एक नौमौलूद बच्चे की तरह। और यही इमरान खान का हकीकी आजादी का लम्हा भी होगा। पाकिस्तान आजाद होने के बाद एक नया आजाद सिस्टम का इतलाक जो अवामी उमंगों को मद्देनजर रखकर बनाया जाएगा। पार्लिमानी निजाम खत्म कर दिया जाएगा। चीनी और अमरीकी निजाम का मलगूबा या मुरब्बा हो सकता है। पाकिस्तानी फौज की तादाद में लगभग 5.5 लाख एहलकारों की कमी की जाएगी, क्योंकि जदीद दौर में जंगी डॉक्ट्राइन तब्दील हो चुकी है। अगला जमाना जमीनी फौज का नहीं बल्कि मिसाइल, ड्रोन्स, एयरफोर्स और नेवी का है। इसलिए इतनी बड़ी आर्मी रखने का कोई फायदा नहीं, लेकिन इसके लिए मुल्क डिफॉल्ट करना जरूरी है। नंबर 5, अनकरीब फौज बतौर इदारा रद्द-ए-अमल देगी, इमरान खान से माफी मांगेगी और उसको जेल से बाहर निकाला जाएगा। नंबर 6, फौज बतौर इदारा अवाम को मुतमईन करने के लिए इंतहाई बेरहमाना और खौफनाक एहतसाब करेगी, जिसमें अपने महकमे के लोगों समेत रजीम चेंज से मुस्तफीद होने वाले हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को रगड़ दिया जाएगा। अगर इमरान खान की आंख वाकई जाया हो चुकी है तो आपको चौकों में फांसियां होती भी दिखाई दे सकती हैं, ताकि अवामी गुस्सा ठंडा किया जाए। नंबर 7, पाकिस्तान में सदारती निजाम और वन पार्टी सिस्टम नाफिज होगा। दीगर जमातों को खत्म कर दिया जाएगा या पाबंदी लग जाएगी या ऐसे हालात बना दिए जाएंगे कि वो सियासत ही न कर सकें। नंबर 8, इमरान खान सदर मुंतखब होगा। मुसलसल 3, 4 या 5 टर्म के लिए सदर रहेगा जब तक जिंदा रहेगा, अगर कोई खतरनाक बीमारी न हुई, डॉक्टर महातिर मोहम्मद की तरह। नंबर 9, इस मुल्क में अवामी इनकलाब जरूर आएगा, लेकिन खदशा है हजारों अफराद मारे जाएंगे। नंबर 10, पाकिस्तान बिल्कुल राख के ढेर से दोबारा नई इमारत की तरह तामीर होगा। नंबर 11, इमरान खान का कोर्ट मार्शल होगा। उसे सजाए मौत सुनाई जाएगी, लेकिन सजाए मौत सुनाई जाने और अमल दरामद होने के दरमियान सब कुछ लपेट दिया जाएगा। कोर्ट मार्शल के जरिए सजाए मौत सुनाए जाने के बाद इमरान खान फील्ड मार्शल से रहम की अपील नहीं करेंगे, जिससे डेडलॉक पैदा होगा। नंबर 13, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का ताकतवर तरीन सरबराह मुमलिकत होगा। वो जो इस्लाहात करना चाहेगा, पूरी रियासत उसकी हाँ में हाँ मिलाएगी। 14, पाकिस्तान में बिल्कुल नया सिस्टम लागू होगा। नई पुलिस इस्लाहात, ब्यूरोक्रेसी इस्लाहात, रियासती सतह पर इदारा जाती इस्लाहात जो हर इदारे और महकमे के लिए की जाएंगी। नंबर 15, इमरान खान के फौज के साथ मुज़ाकरात होंगे, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं। और तारीख में पहली दफा फौज बतौर इदारा किसी से माफी मांगेगी। दिलों का हाल और मुस्तकबिल का हाल अल्लाह पाक जानते हैं। ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस यही कहती है। इसको साइंस कहा जाता है, इसलिए इसको पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है कि इसके जो तजदी होते हैं, जो इसकी पेशगोइयां होती हैं, वो दुरुस्त साबित होती हैं। अब आपने देखना है कि इनमें से कितनी पेशगोइयां जो है वो दुरुस्त साबित होती हैं। आपके सामने होगा, सारा कुछ आपके सामने होगा और हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। हम चलते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर ये एक चमाट है, मुसल्ली है। ये नया गवर्नर बना है निहाल हाशमी। इसने पहले जजों के बच्चों को धमकी दी थी अगवा करने की, फिर जाहिर है इसको गवर्नर बनाया गया। ये कहता है कि हमारे मुल्क में जेन जी जो है वो नहीं है।
क्योंकि जेन जी खून खराबा करती है। बिल्कुल जी, आपका खौफ बजा है, क्योंकि खून खराबा होगा तो आपको अच्छी तरह पता है कि किसका होगा। और दूसरा ये भी लोगों को पता है कि दुनिया के तमाम रिटायर्ड मुस्तरद शुदा लानती, जिनकी चेहरों पे कौम थूकना भी नहीं चाहती, वो मुसल्लत हैं। आर्मी चीफ एक्सटेंशन पे है, डीजी आईएसआई एक्सटेंशन पे है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सटेंशन पे है, कादी अमीनुद्दीन खान एक्सटेंशन पे है। आप लोग सांप बनकर नौजवानों के हक पर बैठे हैं। और पाकिस्तान दुनिया का वो बदकिस्मत मुल्क है जिसमें 80 या 75 साल के पतन के पापी मुस्तरद शुदा एक्सटेंशन शुदा ये लोग फैसला करते हैं कि नौजवानों का क्या करना है। नौजवानों को नौकरी देनी है, कि नौजवानों को टिकटॉकों पे लगाना है, नौजवानों को पोर्न पे लगाना है, नौजवानों को यूट्यूबों पे लगाना है। और मिसालें अपनी फैमिली की देते हैं कि हमारी फैमिली देखें किस तरह जो है ना वो पार्टियां कर रही हैं, किस तरह शीशे चल रहे हैं, किस तरह आइस चल रहा है। क्योंकि आप सुन चुके होंगे कि अनमोल पिंकी को बरी कर दिया गया है। ये वैसे नहीं होता। वैसे मैंने कल आपको वाकया सुनाया ना कि एक मोहतरम व्यूअर है कराची से, बहुत प्यारे बुजुर्ग है, तो उन्होंने चैनल के लिए 10,000 रुपया भेजा। वो फ्रीज है, वो बैंक नहीं दे रहा, वजह भी नहीं बता रहा। मैं 2 नंबर हूं या खुदा न खास्ता भेजने वाले 2 नंबर हैं, यानी मैं वैसे मिसाल दे रहा हूं, ये भी नहीं बताता। वो जी फ्रीज है, कोई मशकूक है। 10,000 रुपया अनमोल पिंकी जो है ये 20-20 लाख कराची की सड़कों पर बांट दिया करती थी गिरफ्तारी से पहले, एक दिन में 20-20 लाख। और ये एक खुराक, यानी इसके बारे में कहा जाता है कि एक खुराक इसकी जो ये देती है वो 30,000 से शुरू होती है, 30,000 से। अब वो 30,000 कौन अफोर्ड करते हैं? और एक सेनेटर की बच्ची, नौजवान बच्ची, वो मर भी चुकी है सिंध में किसी पिंकी के हाथों, लेकिन पीछे ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। वो आपको याद होगा वो हमजा अब्बासी की बहन फजीला अब्बासी, जिसके 15 या 16 शोहर थे। सुना उसके बाद सुना कि उसका क्या बना? 22 अरब या 30 अरब, क्योंकि उसके 15 शोहर थे, पार्ट टाइम शोहर थे, सुबह के थे, शाम के थे, रात के थे, सारे यही थे। यूसुफ रजा गिलानी का नाम आ रहा था, चीज बहुत अच्छी थी। वो फजीला अब्बासी किधर गई? गायब नहीं हो गई? गायब हो गई, उसको निकाल दिया गया होगा। रजा डार वेनेजुएला की खातून थी, हॉलैंड की खातून थी। हमने सोचा हॉलैंड स्टैंड लेगा, बड़ा मजबूत मुल्क है मिशत के लिहाज से। किधर गया वो रजा डार? किधर गया वो रेप? किधर गया वो अली डार? किधर गए? इसी तरह होता है ना। और मेरा 10,000 फ्रीज है। अब मैं किसी को अप्रोच करूं, किसी एमएनए को, एमपीए को, खुदा ना खास्ता अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत न दे, क्योंकि यहां पे सारे फॉर्म 47 वाले हैं। अगर उनसे फोन करवा दूं या कोई सिफारिश लड़वा दूं तो आपका क्या ख्याल है कि वो 10,000 रुपये फ्री रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ये यहां पे कानून है और ये यहां पे जो है वो इंसाफ है। इसलिए निहाल हाशमी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहां पे जेन जी की गुंजाइश नहीं है। एक पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पाकिस्तान बना और ये इलामा इकबाल का ख्वाब था, कैद आदम की जिदोजहद थी, लोगों की कुर्बानियां थी, ये मुल्क बन गया। बकौल भुट्टो साहब 1971 में एक नया मुल्क बन गया। ठीक है जी, उन्होंने खुद कहा था कि नया पाकिस्तान बन गया है। याह्या खान के साथ मिलकर उन्होंने मुल्क तोड़ा और वजीर आजम बन गए, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, सिविलियन। तो उन्होंने जो बाद में पाकिस्तान बना तो जहन्नुम में जाएं, सुअर के बच्चे जहन्नुम में जाएं। तकरीर यूट्यूब पे अभी निकाल लें, बंगालियों के बारे में कहा था, सुअर के बच्चे जहन्नुम में जाएं। ये जो अब पाकिस्तान है ना, अब ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वाला पाकिस्तान, भुट्टो वाला, सुअर के बच्चे जहन्नुम में जाएं। डॉक्टर एहतजाज करते हैं सुअर के बच्चे जहन्नुम में जाएं। साफी एहतजाज करते हैं सुअर के बच्चे जहन्नुम में जाएं। पीटीआई वाले एहतजाज करते हैं सुअर के बच्चे जहन्नुम में जाएं। मारंग बलोच और बलोच
जो है ना वो एहतजाज करते हैं सूअर के बच्चे जहन्नुम में जाएं, ये भुट्टो ने कहा था। और उसके बाद ये इनको इतनी प्यारी लाइन लगी कि इन्होंने अपना मंशूर बना लिया कि सूअर के बच्चे जहन्नुम में जाएं। ये भुट्टो साहब की तकरीर मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, आप अच्छी तरह देख लें। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, वो नहीं 71 वाला फिर बकिया, ये जो पाकिस्तान है उस पे चल रहा है। कश्मीरियों को 70 दिन हो गए हैं एहतजाज करते हुए, क्योंकि कश्मीरियों का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, उनके पास शऊर है, उनके पास आगही है और उनके पास जानकारी है। वो जानते हैं और वो समझते हैं कि अगर जुल्म का जो मुकाबला है, फसाइयत का जो मुकाबला है, वो मुजामत से मुमकिन है, मुजामत से आप मुजामत करेंगे। यानी मैंने आपको कई दफा मिसाल दी वाक़या करबला की, छोटी सी मुजामत थी, बज़ाहिर छोटी सी मुजामत थी ना, 72 बंदे और हजारों बंदे, एक तरफ पूरी रियासत यजीद की स्टैब्लिशमेंट, फौजी स्टैब्लिशमेंट, जर्नैल, सहाफी, नई नई हदीसें घड़ने वाले, वो सारे एक तरफ थे, रियासत के वसाइल थे, और दूसरी तरफ कोई रसद नहीं कि कोई पीछे से आकर खाना दे जाए, कोई मदीना या मक्का से आकर पानी दे जाए, कोई आकर हाल पूछ ले मुसाफिरों का कि तपते सहरा में कैसे गुजर रही है। वो मुजामत, और फिर वो मुजामत इस्तिआरा बन गई, फिर वो मुजामत निशान बन गई। जितना मेरा ख्याल है करबला पे बोला और लिखा गया ना, और हर साल मुझे नहीं लगता कि किसी वाक़े पे इतना बोला और लिखा गया होगा, और इतने मरसिये लिखे गए होंगे, इतने नोहे लिखे गए होंगे। ये होती है मुजामत। कश्मीरियों की ये मुजामत किताबों में लिखी जाएगी, इस पे ड्रामे बनेंगे, इस पे फिल्में बनेंगे, इस पे शायरी होगी, क्योंकि मुजामत में जिंदगी है। बहरहाल उनको 70 दिन हो गए हैं। अब हम अपना आखिरी मुद्दा डिस्कस करते हैं। पूरे 14 अगस्त में एक जो शख्स मिसिंग था, जिसको मिसिंग पर्सन बनाया गया, और ये वैसे भी बड़ा पसंद है हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को, या हमारी ISI को, या हमारी एजेंसियों को मिसिंग पर्सन बनाना, कि एक शख्स को इस तरह गायब कर देना जिस तरह के वो था ही नहीं। इमरान खान आपके सामने, डॉक्टर मारंग बलोच आपके सामने है, इसके अलावा जो है ना वो शीरी मजारी की बेटी जो है, वो आपके ईमान मजारी, वो आपके सामने बस गायब कर दिए गए। उधर मैंने आपको मिसाल दी फजीला अब्बासी और अनमोल पिंकी की और रजा डार की, उधर वो मिसालें दी, इधर मिसालें ये हैं मिसिंग। इस 14 अगस्त पे कैद आजम को मिसिंग पर्सन बनाया गया। कैद आजम को, जनरल आसिम मुनीर को इदारा जाती सिर्फ इस बात पे कोर्ट मार्शल हो सकता है कि तमाम सियासी पोस्टों पे वर्दी में आपकी तस्वीर क्यों थी। ये मैं जहां रहता हूं, जहां MPAs और MNAs ने बड़े बड़े जो है ना वो फ्लैक्स लगाए, आजादी मुबारक के, आसिम मुनीर की तस्वीर है यूनिफॉर्म में, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत। जो नजर नहीं आया शख्स, तो वो कैद आजम नजर नहीं आया। इसी तरह आप 1948 आप देख लें, ज़ियारत आपको समझ आ जाएगी, एम्बुलेंस आपको समझ आ जाएगी, हर चीज आपको समझ आ जाएगी। पिछले 14 अगस्त पे इन्होंने इसी तरह किया, और इस 14 अगस्त पे जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी पूरी कर दी। लिबर्टी में ज़ईम लगारी जो बड़े अच्छे साथी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने वीडियोस बना बना के डाली कि लिबर्टी में एक सदरनी बुढ़ी है, इसके अलावा अर्दली है, इसके अलावा वो कुत्ते के खून वाला है यास्मीन राशिद से हारा हुआ, इसके अलावा फील्ड मार्शल साहब हैं, अगर कोई नहीं है तो वो कैद आजम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एहसान फरामोश कौम है। ये इलामा इकबाल को बाद में कादियानी कहती है, ये जिन्ना को ज़ियारत भेजती है, ये AK खान से टीवी पे माफी मंगवाती है, ये AK खान को अपनी नवासी से मिलने नहीं देती, बिल्कुल साथ ही घर होता है। ये कौम ये इमरान खान को कैद करती है, ये इमरान खान की आंख जाया करती है, ये इमरान खान को बाहर नहीं आने देती। और अब जो 2 अफराद मिसिंग थे इस यौम आजादी पे, पहले नंबर पे ख्वाब देखने वाला
इलामा इकबाल और दूसरे नंबर पे मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन अगर उन्हें अभी कब्रों से निकाल लिया जाए तो वो तो पहचानने से भी इनकार कर देंगे कि ये तो मुल्क ही नहीं था। डॉक्टर साहब कहेंगे कि मैंने तो इसका ख्वाब ही नहीं देखा था। जिन्ना कहेंगे मैंने तो ये मुल्क बनाया ही नहीं था, उसमें तो मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान भी था जो अब बांग्लादेश बन चुका है। और ये जो फौज है इनके लिए तो हमने मुल्क नहीं बनाया था, हमने तो फौज को कहा था कि तुम लोग नौकर हो, तुम लोग सरकारी मुलाजिम हो, सिविलियन पॉलिसियां बनाएंगे और तुम उस पर अमल करोगे। ये तो चाचे मामे बने हुए मुल्क के। और फिर अगले दिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इलामा इकबाल को कोट लखपत जेल में और कैद आजम को अडयाला में रखा जाएगा, खानदानों से मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी। बाद में फातिमा जिन्ना के साथ हुआ और इलामा इकबाल की बहू के साथ जो कि जज थी, जो है ना वो वलीद इकबाल की वालदा, उनके साथ इन्होंने क्या किया, उनके घर पे छापे लगे, ये सारा कुछ आपके सामने है। बहरहाल आपको मुबारक इस बात की देनी थी कि जो फील्ड मार्शल हैं वो आज से आपके बाबाए कौम हैं, 14 अगस्त से आपके बाबाए कौम हैं। अब नोटों पे हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इनकी तस्वीर लगाई जाए, इनको जनाब कैप पहनवाई जाए, इनको शेरवानी पहनवाई जाए, जिसके लिए वो डेस्परेट है। तो आपके नए बाबाए कौम वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं। अब आपने कैद आदम को जो है वो बाबाए कौम नहीं कहना। हाँ, इस पाकिस्तान का ख्वाब वो सदरनी बुड्ढी तक आई लंदन में, और फिर उसने जनरल साहब को बताया, जनरल साहब ने फिर ये पाकिस्तान बनाया, और इस पाकिस्तान के बाबाए कौम वो फील्ड मार्शल है, कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। एक बार फिर आपको रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।